दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का पटका गले में डालते बागियों के सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा हो गया। आखिर कहां और किन इलाकों में बागियों को उनके कार्यकर्ताओं ने ही दौड़ा लिया, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि ये खबर दरअसल ममता गुट के शब्दों में उन गद्दारों के मुंह पर एक जन्नाटेदार वार है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बंगाल चुनाव को अपने अंदाज से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ विपक्षी पार्टी टीएमसी के साथ में किया, उनके नेताओं के साथ में किया, और जिस तरीके से इस बीच में लोकसभा स्पीकर वाया चुनाव आयोग, वाया बागी गुट, वाया एनसीपीआई गुट, जो कुछ हलचल दिखाई दी, इसमें दोस्तों दो तीन ऐसी खबरें मैंने आपको बताई और दिखाई अपने पिछले शोज में, जिसने टीएमसी के लिए एक ऐसी उम्मीद की रोशनी दिखाई है जिससे टीएमसी की छिन चुकी सियासी जमीन वापस आती हुई दिख रही है। अब इसमें कितना समय लगता है कह पाना फिलहाल मुश्किल है। बीते 3 दिनों के अंदर दो बार हाईकोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से जीत मिलना टीएमसी के लिए एक बड़ा संकेत। और जिस अंदाज में, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको दिखाया कि कैसे टीएमसी के जिस खाते को फ्रीज कर दिया गया था, उस खाते को कैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता गुट को उसे पैसे निकालने, उसका प्रयोग करने के लिए इजाजत दी, वो भी एक संकेत है कि अभी भी कानूनी तौर पर ममता गुट के टीएमसी को ही असली टीएमसी माना जा रहा है, और माना भी जाएगा जब तक कि चुनाव आयोग चरण वंदना करके दिल्ली में अपने आकाओं के सामने सिर ना झुका दे। ये शब्द थोड़ा सा तीखे लगते होंगे आपको, थोड़ा अटपटा भी लगता होगा, मुझे भी लगता है ये बोलते हुए, लेकिन दोस्तों हालात इससे ज्यादा बदतर हैं जो एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हैं। अब दोस्तों, जिस तरीके से बीते दिनों में टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद, जिन्होंने बीजेपी के दबाव, लालच या फिर डर, जो कुछ कह लें, टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था, और जब उनसे पूछा जा रहा था कि साहब आप क्या भाजपा के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, आप क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो खामोश नजर आते थे। वो कहते थे कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हमने बस इस्तीफा दिया है क्योंकि हम टीएमसी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे। मगर दोस्तों, 9 जुलाई को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पटका जैसे ही अपने गले में डाला, मैं तो सोच कर तस्वीरें देख करके हैरान रह गया, आप भी हैरान होंगे। दोस्तों, चूंकि बात विचारधारा की लड़ाई की है, कोई या तो कम्युनल हो सकता है या तो सेकुलर हो सकता है, कोई दोनों नहीं हो सकता है। एक वो शख्स जो देश में सबके लिए सम्मान और सबके लिए समानता की बात करे, एक वो शख्स जो ये माने संघ और भारतीय जनता पार्टी की तरह कि यहां तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी लोगों के लिए ही जगह है। वो अचानक सेकुलर कैसे हो सकता है? उसका सेकुलर होना वो भी समझ में बात आती है, लेकिन जो एक सेकुलर शख्स हो वो अचानक कम्युनल कैसे हो सकता है? यही सुष्मिता देव, जिसको देख रहे हैं बीजेपी का झंडा लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लहरा रही है, उनके साथ सुखेंदु शेखर और एक और तीसरे जो गालियां देते थे, गालियां मतलब राजनीतिक तौर पर पानी पी पी करके कोसते थे, उन्होंने कैसे बीजेपी की उस नफरती एजेंडे को पटके के शक्ल में अपने गले में डाल दिया। 9 जुलाई को उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। जैसे ही खबर फैली, बंगाल की जनता को जाहिर तौर पर आक्रोशित होना बनता है। उनका आक्रोश है, लेकिन सिस्टम और सत्ता के डर से, पुलिस के डर से उनका आक्रोश निकल नहीं रहा था। लेकिन बीते 3-4 दिनों से हल्का हल्का आक्रोश निकलना शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि जनता ने घेराव करने का ऐलान कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बागियों या कथित गद्दारों के इलाके में उनके लोग ही उनका घेराव करने का ऐलान किए थे। हंगामा शुरू हो गया। अब दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मगर एक और खबर आई, वो ये कि इन तीनों में से ही बमुश्किल एक ही को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का टिकट देकर के राज्यसभा भेजेगी। मतलब बागियों के लिए एक बड़ा झटका जो कि बीजेपी दे रही है। अब दोस्तों, इस पर क्या और कहां कैसा पेच है, इस पर विस्तार से मेरा अगला शो देखिए कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जाने के बाद अब इन बागियों की अकल ठिकाने आए। अब ऐसे में दोस्तों इनके हालात ना तो घर के और ना तो घाट वाली स्थिति है।
दोस्तों, आपको बताएं कि कौन कौन है वो राज्यसभा सांसद, उनका हश्र क्या होने वाला। असली टीएमसी के शब्दों में ममता के 3 गद्दार सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक ने बीजेपी दामन थाम लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिक भट्टाचार्य ने तीनों को भाजपा ज्वाइन कराई। आपको जल्दी से बताता चलूं कि उन्होंने इस्तीफा जब दिया था तो उन्होंने कहा क्या था। तीनों नेताओं ने पिछले महीने टीएमसी और राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि जब पार्टी छोड़ी थी तो सुष्मिता देव ने क्या कहा था एग्जैक्टली मैं वो आपको बताता। मेरा फैसला राजनीतिक और निजी दोनों वजहों से है। मैंने टीएमसी क्यों छोड़ी ये एक लंबी कहानी है। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहती जहां मैं एक ही समय में 2 नावों में सवार हूं। मैं ममता दीदी पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। ऐसा करने के मेरे राजनीतिक और निजी कारण हैं। एक आज़ाद देश में कोई भी नेता अपनी राजनीतिक जिंदगी में कोई भी फैसला ले सकता है। मैं बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, लेकिन मुझे असम में काम करना है। ठीक है। इसी तरह सुखेंदु शेखर जो इस्तीफा देने वाले पहले सीनियर नेताओं में शामिल थे, उन्होंने अपने पद छोड़ने के बाद टीएमसी पर तीखा प्रहार करते हुए पार्टी की चुनावी हार के लिए सालों के खराब शासन को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर उन्होंने आरजी कार अस्पताल विवाद के दौरान इस्तीफा दे दिया होता तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता था। अपने इस्तीफे में लिखा था, मैंने राज्यसभा चेयरमैन से मिलकर के अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी से इस्तीफा देने का अपना फैसला व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ममता बनर्जी को बता दिया है। राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन मैंने पार्टी से सैद्धांतिक रूप से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरे लिए इसे जारी रखना मुश्किल होगा। अब दोस्तों, उस समय की स्थिति याद कीजिए। जैसे ही सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रे ने इस्तीफा दिया, उसके तुरंत बाद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और कई और कथित गद्दार सामने आ गए। एक इस्तीफा हुआ था और वो थे बड़ाइक, जिन्होंने पत्र में लिखा था, मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, कृपया मेरा इस्तीफा तुरंत स्वीकार करें। और दोस्तों, उसके बाद ममता ने, आपको याद होगा ममता का वीडियो जिसमें उन्होंने संबोधन किया था, उनका संबोधन था कि गद्दार गुट पर पार्टी को धोखा देने वाला बताते हुए उन्होंने कहा था, लोगों को उन टीएमसी नेताओं को माफ नहीं करना चाहिए जो गद्दार हैं। बीजेपी का साथ दिया, 2 नावों पर सवार होकर चलने की कोशिश मत करो। अभी भी समय, पीछे मुड़कर देखो, बर्बरता को संबोधित करने का मौका। आपको बताएं कि टीएमसी नेता रहे सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक लंबे समय से टीएमसी से जुड़े हुए थे। संसद के उच्च सदन में पार्टी का पक्ष रख चुके हैं। टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद से ही इनके अगले कदम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर विराम 9 जुलाई को लग गया। पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का बीजेपी का दामन थामना बेहद अहम माना जा रहा है कि इन नेताओं के आने से राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी का जनाधार और मजबूत होगा। मगर बीजेपी उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेज रही है? हालांकि इस पर आधिकारिक बयान अभी नहीं आया। खबरें ऐसी हैं, अभी अमित शाह गए हुए थे पश्चिम बंगाल, जहां पर श्याम प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। लेकिन एक फिल्म स्टार, एक प्रोड्यूसर के घर गए उनसे मुलाकात करने, और उनके साथ में पार्टी के बड़े नेता भी वहां पर पहुंचे थे। खबरें ये आई कि दरअसल उनको बीजेपी राज्यसभा भेजना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अभी जहां पर 3 सीटों पर उपचुनाव है और उन 3 सीटों में माना यह जा रहा है कि साहब बीजेपी के पास 2 ही सीटों पर राज्यसभा भेजने के लिए अभी स्थिति है, तीसरी पर ही पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अगर उनको भाजपा भेजना चाहती है राज्यसभा, तो फिर 2 में से 1 तो यूं ही चली गई। बाकी जो 3 लोगों ने इस्तीफा दे करके टीएमसी से बीजेपी का दामन थामा है, इनका क्या होगा? उधर इससे पहले बागी गुट ने ममता के दफ्तर में, जैसा कि हमने आपको बताया था, किस तौर पर क्या कुछ करने की कोशिश की थी, पार्टी को अपना दिखाने, अपना बताने या पार्टी पर कब्जा करने के लिए ताला जड़ दिया था। टीएमसी भवन के बाहर ऑल इंडिया टीएमसी का नया बोर्ड लगाया था, जिसमें वरिष्ठ विधायक अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया था। बाकी नेताओं का कहना है कि उन्होंने भवन के मालिकों से जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? हालांकि उस वक्त ममता गुट के वफादारों ने उनको गद्दार बोला, माफिया बोलते हुए कहा कि दिल्ली से इनको आदेश मिला। कुणाल घोष ने कहा था कि दीदी के
हमारे गुट ने इन गुंडों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी है, शिकायत दी भी थी इन्होंने। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसे बीजेपी तिलमिलाई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बीजेपी की बी टीम कभी भी टीएमसी के असली खजाने दीदी को नहीं चुरा पाएगी। और तभी दिल्ली के तरफ से कहा गया, एक आदेश आया कि चुनाव आयोग से मिलिए, वहां पार्टी पर अपनी कब्जे की बात कीजिए। लेकिन हुआ क्या, जब चुनाव आयोग से मुलाकात हुई और जब दस्तावेज देने की बात आई थी तो फिर दस्तावेज तो सबमिट नहीं कर सके, क्योंकि ममता गुट ने 6 जुलाई 5:30 बजे से पहले अपना दस्तावेज सबमिट कर दिया था, यही टाइम था। मगर उसके बाद में अगले दिन बागी गुट उनसे और समय मांगता रहा कि हमें और समय दीजिए। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है, समय समाप्त होने के बाद अपने दस्तावेज जमा करने के लिए और भी समय बागी गुट मांगता हुआ दिखाई दिया। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में राज्यसभा के उपचुनाव में भी जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिससे ममता की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 सीटों पर जो बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है, तीसरी सीट तो उसकी फंसेगी। ऐसे में ऋतव्रत का गुट क्या अपने किसी नेता को राज्यसभा भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है? तो फिर होगा क्या, बीजेपी का कोई शख्स राज्यसभा जाएगा, जब आगे ऋतव्रत बनर्जी वाला गुट राज्यसभा जाएगा, या राज्यसभा से जिन 3 लोगों ने इस्तीफा दिया है वो 3 के तीनों राज्यसभा पहुंचेंगे? इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। अब दोस्तों आपको बताएं, विधानसभा में 294 सीटें हैं बंगाल में। एक सीट पर जीत के लिए 74 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 207 हैं, 2 सीट पर उसके पूरे हैं, तीसरी सीट पर उसके पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति में उसे 222 की जरूरत हो। अब टीएमसी, एकजुट वाली टीएमसी के पास 80 है, लेकिन 2 गुट में है। अगर ममता और ऋतव्रत दोनों गुट के विधायक एक तरफा वोट करते हैं तो बीजेपी के लिए तीसरे उम्मीदवार के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ऋतव्रत ऐसा क्यों करेंगे? मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में दोस्तों, गले में इन तीनों बागियों का बीजेपी का पटका डालने के बाद जिस तरीके से अड़चनें आनी शुरू हो रही हैं अभी से, तो आगे की स्थिति क्या होगी? आप क्या सोचते हैं? कड़ियों को मिलाकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।